गर्ल्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ गांधी का न्यासिता का सिद्धांत। तो न्यासिता जो है गांधी जी के शब्दों में यदि देखें तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है इसी बात पर आधारित है कि जिसके पास धन है वह उससे अपना समझकर फिजूल खर्च न करे और लोक कल्याण कार्य के लिए, समाज के लिए खर्च करे। तो इस तरीके से न्यासिता का यह सिद्धांत गांधी जी ने बताया है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं या मान्यताएं क्या क्या हैं? पहली है, एक आध्यात्मिक एवं नैतिक सिद्धांत इसको माना गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से ज़रूरी हो, और शेष संपत्ति को उसे अन्य व्यक्तियों के उपभोग के लिए छोड़ देना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है वह वास्तव में अपरिग्रह नामक सदाचार के जो व्रत हैं उनका उल्लंघन करता है और सामाजिक दृष्टि से एक चोर कहलाता है। यानी जो स्वयं हम कमाते हैं संपदा, उसको व्यक्तिगत संपदा न समझकर सामूहिक संपदा हमें समझना चाहिए। 3 प्रकार के स्वामित्व को मान्यता न्यासिता सिद्धांत में दी गई है। कौन सी? पहली है कि 3 प्रकार के जो स्वामित्व हैं उनमें ईश्वर का स्वामित्व, व्यक्ति का निजी स्वामित्व तथा समाज का नैतिक स्वामित्व आता है। और गांधी के अनुसार संसार की सारी संपत्ति भगवान की है, और यदि किसी के पास अनुपात से अधिक धन है तो वह उस धन का जनता की ओर से एक ट्रस्टी भर है, यानी उसकी अमानत दार कह सकते हैं वो है। और उल्लेखनीय बात यह है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत संपत्ति के निजी स्वामित्व की प्रणाली का समर्थन तो किया है, लेकिन अंतिम दृष्टि से संपत्ति पर निजी स्वामित्व की तुलना में समाज के स्वामित्व को महत्वपूर्ण और निर्णायक माना है। तीसरी जो मान्यता है वह है पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं के दोष को न्यासिता का सिद्धांत अंत करता है। तो कैसे? कि गांधी जी के अनुसार साम्यवाद का जो सबसे गंभीर दोष है वो आर्थिक समानता के आदर्श की प्राप्ति के लिए 2 अनुचित साधनों को अपनाना है। क्या है वो अनुचित साधन? पहला है आर्थिक समानता की स्थापना के लिए हिंसक क्रांति के साधन को अपनाना, और दूसरी बात है समाजवादी व्यवस्था के संचालन के लिए राज्य की हिंसक शक्ति का सहारा लेना। तो गांधी का मत है कि यदि न्यासिता के सिद्धांत का पालन किया जाए तो साम्यवाद के हिंसा संबंधी दोषों से बचकर भी आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। चौथी विशेषता जो है वह है पूंजीवादी तथा साम्यवादी व्यवस्थाओं के गुणों की प्राप्ति। अब न्यासिता के सिद्धांत के अंतर्गत संपत्ति पर निजी स्वामित्व को की जो व्यवस्था है उसका अंत नहीं किया जाता, बल्कि स्वामित्व की इस प्रणाली में निहित समस्त लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। किस प्रकार? गांधी ने कहा है कि न्यासिता के सिद्धांत के अंतर्गत धन के उत्पादन से अंत में समाज को ही लाभ होता है, यानी धनिक वर्ग को अपनी इस योग्यता के उपभोग का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, और इस दृष्टि से धनिक वर्ग को धनोपार्जन के लिए उचित प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। और गांधी के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था का प्रमुख गुण है आर्थिक समानता की स्थापना करना, और न्यासिता की व्यवस्था द्वारा इस आदर्श को हम प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं जो महत्वपूर्ण विशेषता है न्यासिता सिद्धांत की वह है न्यासिता की व्यवस्था की स्थापना नैतिक बल द्वारा की जाए। अब 2 प्रमुख साधन जो है वो बताए हैं गांधी ने न्यासिता की स्थापना के लिए। पहला है विचार क्रांति का साधन और दूसरा है अहिंसात्मक असहयोग का साधन। तो न्यासिता के साध्य हेतु राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि न्यासिता के सिद्धांत को धनिक वर्ग स्वेच्छा से स्वीकार कर लेगा, किंतु इसके साथ ही वे इस आशंका से भी सहमत हैं कि बड़े उद्योगों पर मशीनों व आधारित
केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग अहिंसात्मक असहयोग के बावजूद न्यासिता के सिद्धांत को मानने से इनकार कर सकता है। तो इसीलिए राज्य की शक्ति का प्रयोग इसमें किया जाना है। इस स्थिति में चेतना संपन्न किंतु अभावग्रस्त जनता द्वारा राष्ट्रव्यापी अराजकता पैदा की जा सकती है। और गांधी ने ऐसे किसी भयंकर खतरे से समाज की रक्षा के लिए ही समाज यानी राज्य द्वारा पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के अधिग्रहण का समर्थन किया है। तो संक्षेप में यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण का समर्थन कुछ शर्तों के साथ किया है। वो क्या हैं शर्तें? पहली है, राष्ट्रवादी अराजकता से बचने के लिए ही राज्य द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। और दूसरी है, इस कार्य के लिए राज्य को शक्ति का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये हुआ गांधी का न्यासिता का सिद्धांत। अब हम आते हैं गांधी के सामाजिक विचारों पर। तो सामाजिक विचारों को यदि हम देखें तो उनके वर्ण व्यवस्था संबंधी क्या विचार थे? गांधी ने कहा है कि यानी वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन उनके तर्क जो हैं परंपरावादियों और सामाजिक सुधारकों से भिन्न हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था संबंधी अपने विचारों में आवश्यक संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है? पहला, उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था के जो आधार हैं वो बताए हैं। क्या हैं वो आधार? पहला है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की कार्य संबंधी योग्यता एवं क्षमता की कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। और तो इस तरीके से उन्होंने विभिन्न प्रवृत्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्रों की व्यवस्था की है। दूसरी जो प्रमुख बात उन्होंने बोली है वह है कि सार्वभौमिक व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। उनका ये कहना है कि मनुष्य के 4 धंधे सार्वत्रिक होते हैं: विद्यादान करना, दुखी को बचाना, खेती और व्यापार करना तथा शरीर की मेहनत से सेवा करना। और इन्हीं के लिए उन्होंने ये 4 वर्ण बनाए हैं। तीसरा उनका विचार महत्वपूर्ण जो है वो है कि वर्ण की सदस्यता का आधार क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले उसके कर्तव्यों की उपेक्षा करे और अन्य किसी वर्ण के कर्तव्यों का पालन करे तो उसे उसी वर्ण का सदस्य माना जाएगा। और इस स्थिति में किसी व्यक्ति का वर्ण मात्र उसके कर्म के आधार पर तय होगा, जन्म के आधार पर नहीं। यानी कर्म को उन्होंने जन्म से श्रेष्ठ माना है। फिर वर्ण व्यवस्था में शारीरिक श्रम संबंधी सुझाव उन्होंने कुछ दिए हैं। तो क्या सुझाव दिए हैं उन्होंने कहा है कि 2 परिवर्तन हमें करने चाहिए इसके अंतर्गत। पहला, हिंदू समाज में सामाजिक समानता स्थापित होगी यदि वर्ण व्यवस्था होगी तो, और दूसरी आर्थिक समानता की स्थापना होगी, यानी सभी वर्णों के व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के आवश्यक संसाधन प्राप्त होंगे। और उन्होंने ये सुझाव ये दिया है कि जो परंपरागत वर्ण संबंधी कर्म हैं यानी कर्तव्य और दायित्व, उनको सामाजिक सेवा के रूप में अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपनी आजीविका जो है वो शारीरिक श्रम द्वारा ही अर्जित करनी चाहिए। यानी शारीरिक श्रम पर उन्होंने बहुत तवज्जो या महत्व उसको दिया है। फिर जाति व्यवस्था जो है मूल वर्ण व्यवस्था, दोनों में अंतर है। गांधी ने कहा है कि जात पात के बारे में मैंने बहुत बार कहा है कि मैं आज के अर्थ में जात पात को नहीं मानता। यानी वो छुआछूत को नहीं मानते थे और जो निम्न जातियों के साथ के ऊपर जो अत्याचार होता था, उनके साथ जो ऊंच नीच का भेद होता था, उसको वो नहीं मानते थे। उनका मत था कि जाति प्रथा के विभिन्न दोषों से मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, मूल वर्ण व्यवस्था। यानी व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों में ऊंच नीच नहीं माननी चाहिए। मूल वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के इस अधिकार को मानती है
कि वह जिस वर्ण में जन्मा है उसके व्यवसाय को त्याग कर अन्य किसी भी वर्ण के व्यवसाय में वो यदि योग्यता प्राप्त कर ले तो उससे वो आजीविका का साधन बना सकता है। तो मूल वर्ण व्यवस्था विभिन्न वर्णों के बीच रोटी और बेटी के संबंधों को वर्ण धर्म का उल्लंघन नहीं मानती। ये प्रमुख बात गांधी ने कही। फिर वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म की अनुपूरकता की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक आश्रमों के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के चारों पुरुषार्थों की सिद्धि पर हमें बल देना चाहिए। और अब हम आते हैं गांधी के अस्पृश्यता संबंधी विचारों पर। तो धार्मिक दृष्टि से अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया है। गांधी ने कहा है कि हिंदू धर्म जो है उसका ये कलंक है अस्पृश्यता, और अस्पृश्यता की जो प्रथा है ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति अपराध है और इसका हिंदू शास्त्रों ने कोई समर्थन नहीं किया है। गांधी ने बताया है कि वर्ण एवं आचार के नियमों के आधार पर भी अस्पृश्यता की कुप्रथा का हमें समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। तो उनका मत था कि इस आधार पर भी अस्पृश्यता का समर्थन हम नहीं कर सकते कि तथाकथित जो अस्पृश्य हिंदू जातियां हैं वो खान पान और रहन सहन में श्रेष्ठ आचार के नियमों का पालन नहीं करती। अतः उनके प्रसंग में अस्पृश्यता की जो प्रथा है वो उचित है और उनके लिए संपूर्ण समाज से अलग बस्तियां बनाने का नियम भी उचित है। दूसरा जो उन्होंने विचार रखा है इसमें वह है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अस्पृश्यता का विरोध किया है। यानी उन्होंने कहा है कि भारत की आबादी के 5वें हिस्से को स्थायी गुलामी की हालत में हम यदि रखें तो हमें स्वराज्य मिल भी गया तो स्वराज्य एक अर्थहीन शब्द होगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है वो है अस्पृश्यता, और इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस पावन भूमि में हमें जब जो भी तकलीफ सहनी पड़े पर हमारे जो यह अपराध है अस्पृश्यता का वह दंड देने योग्य है। मानवीय आधारों पर भी उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता की जो प्रथा है वो अमानवीय है, क्योंकि अन्य घृणित प्रथाओं की तरह इस कुप्रथा का औचित्य भी इसकी प्राचीनता के आधार पर नहीं किया जा सकता। और गांधी जी के मतानुसार हमें अपने अज्ञान, दुर्भिमान अथवा अन्य कुलसित भावावेशों के कारण एक और तथाकथित अस्पृश्यों को अपने से नीचा मान लेते हैं, और दूसरी ओर हम अपने कपट जाल एवं पाप पूर्ण कर्मों को छुपाने के लिए भोजन संबंधी अपने आचार की श्रेष्ठता का दावा भी करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये सब चीज़ें मिथ्याचार और पाखंड हैं और अस्पृश्यता मानव का अपमान है। स्वयं के अनुभवों के आधार पर भी गांधी ने इसका विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका का वाकया तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से वहाँ घृणित नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना उनको करना पड़ा, और उन्होंने उनको किस तरीके से लात घूसों से मार कर पहली क्लास का जो डिब्बा था उससे बाहर निकाल दिया गया, जस्ट बिकॉज वो एक ब्लैक थे, यानी वो एक गोरे नहीं थे। तो उन्होंने जो निम्न जाति है उसको हरिजन नाम देकर भी उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की और समाज के सामने हरिजन बनने का आदर्श रखते हुए आग्रह किया कि हमें बचपन से ही यह संस्कार मिलना चाहिए कि हम सब भंगी हैं और यदि हम ज्ञानपूर्वक शारीरिक श्रम की शुरुआत करें तो धर्म को निराले और सही ढंग से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी के ये अस्पृश्यता संबंधी विचार थे जिनको कि हमारे संविधान में भी जगह दी गई है,
और उन्होंने 21 दिन के उपवास तक रखे इस अस्पृश्यता निवारण के लिए, कानून बनाने के लिए। और इसी के बाद से हमारे जो समाज है उसमें एक लहर आई और सभी लोग जो हैं वो जो एक मैला उठाने वाले जो लोग थे उनको सम्मान की दृष्टि से देखने लग गए। तो आज इतना ही। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बाकी के शेष सामाजिक उनके विचार और उनका गांधी जी का महत्व और उनकी देन जो है वो कराऊंगी। थैंक यू गर्ल्स।